हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना अपने साथियों के साथ, और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे कल के रिविजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था लड़ाई के अधिकार यानी कि राइट टू फाइट थीम के साथ 5 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय पक्षी दिवस, और असम राज्य सरकार ने छात्रों के लिए गुणोत्सव 2024 शुरू किया है। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक होंगे विकासशील। इसके अलावा भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर चेन्नई बनकर के उभरा है। और अभी अरुणाचल प्रदेश के हस्त निर्मित कालीन, वांचो लकड़ी के शिल्प और एक अदरक को दिया गया जीआई टैग। केन्याई एथलीट बीट्राइस चेबेट ने 5 किलोमीटर की दौड़ में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पृथ्वी विज्ञान नाम की योजना का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया। और अभी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया गया। और अभी इंदौर, भोपाल और उदयपुर, इन 3 शहरों को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नॉमिनेट किया गया है। प्रोफेसर एंड्रियन क्रूज, इनको अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। कल की वीडियो से ये थे। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं इसकी पीडीएफ और क्विज बिल्कुल फ्री में आपको दी जाती है। पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर भी मिलेगी, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी दी जाती है, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर अभी कल वीकली हुई थी और वीकली का भी पीडीएफ भेजा जाएगा आज, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम पर जाना है और एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च करना है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। ये दिवस बेसिकली वर्ल्ड वार के दौरान जो अनाथ हुए बच्चे होते हैं उनको दर्शाता है। उनकी स्थितियों को उजागर करने के लिए, उनकी परिस्थितियों के बारे में, मजबूरियों के बारे में दुनिया को बताने के लिए ये दिवस मनाते हैं। 6 जनवरी को ये मनाया जाता है। अब विश्व युद्ध तो चल नहीं रहा है, लेकिन बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो युद्ध में अभी लगे पड़े हुए हैं। तो ऐसे में युद्धों के कारण भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अनाथ हो रहे हैं। तो इस वजह से ये दिवस और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार की थीम रखी गई है ऑर्फन्स लाइव्स मैटर, यानी अनाथों का भी जीवन मायने रखता है। यूनिसेफ ने एक डाटा दिया था 2015 में, जिसमें ये बताया था कि दुनिया भर में लगभग 140 मिलियन जो है वो अनाथ है, ऑर्फन्स हैं, मतलब उनके माता पिता नहीं है। और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पीछे का कारण कोई वार रहा है, कोई युद्ध रहा है। तो युद्ध में बच्चे अनाथ होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहां पर एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की? तो दोस्तों भारत ने यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में एक व्यापारिक क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप सुनते हो ना इंडस्ट्रियल पार्क है कहीं पर, ऐसे ही भारत पार्क नाम से एक व्यापार को समर्पित एक पार्क होगा। कहाँ पर होगा? यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, है ना। तो यूएई में यहाँ पर समझो एक प्रकार का ऐसा मार्केट होगा जहाँ पर भारतीय चीजें बिकेंगी। भारत की बनी चीजें, भारत की कला को, भारत के कल्चर को प्रदर्शित करने वाली चीजें, भारतीय व्यापारियों द्वारा बनाई गई चीजें यहाँ पर बिकेंगी। तो भारत के लिए डेडिकेटेड शोरूम और गोदाम यहाँ पर होंगे। अभी चूंकि पिछले 7 महीनों में एक डाटा निकल करके आया है कि जो मानव निर्मित फाइबर कपड़ा है इसका एक्सपोर्टेशन कम होता जा रहा है। इसके निर्यात में अभी 9% की गिरावट देखी गई है, और 3.1 बिलियन डॉलर की गिरावट आ गई है टोटल। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि ये इम्पोर्टेशन एक्सपोर्टेशन बढ़ाया जाए, खास करके एक्सपोर्टेशन यानी निर्यात बढ़ाया जाए। अब चूंकि यूएई जो है टूरिज्म का हब बनता ही जा रहा है, यहाँ पर देश दुनिया से सब लोग आते ही हैं, तो यहीं पर क्यों ना एक मार्केट अपना लगा लिया जाए, भारत पार्क का स्थापित कर लिया जाए, जहां से हम लोग शोकेस कर सके ग्लोबल पर्यटकों को। ठीक है जी। चलिए अब यूएई आया है तो यूएई से रिलेटेड कुछ रिवीजन पॉइंट है, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन नाम से सैन्याभ्यास शुरू हुआ है। ये 15 जनवरी तक चल रहा है, तो 15 जनवरी तक मतलब कि अभी भी चल ही रहा है। बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन यूएई के अबू धाबी में किया जाएगा। पीएम मोदी जी करेंगे। कब करेंगे? 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे के दिन। कॉप 28 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता यूएई ने की थी, ये बात ध्यान रखना। इस बार कौन अध्यक्ष करेगा? कमेंट करके नाम बताओ। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन ये यूएई में किया गया। भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन अबू धाबी में हुआ।
क्षुद्र ग्रह बेल्ट का पता लगाने के लिए 13 साल का अंतरिक्ष मिशन भी यूएई ने घोषित किया हुआ है। आगे, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत किस देश की सीमा पर मुक्त आवाजाही को समाप्त करने की घोषणा कर रहा है। भारत जो है ना, ये म्यांमार के साथ दोस्तों बॉर्डर पर जो मुफ्त का आवाजाही है, मुक्त आवाजाही मतलब कि फ्री मूवमेंट है, उसको समाप्त करने की घोषणा कर रहा है। जैसे हम लोग नेपाल में ना कभी आते हैं कभी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ऐसे ही म्यांमार में भी आते जाते थे। लेकिन अब यहाँ से क्या हो गया है कि घुसपैठियों का, आतंकवादियों का और जो एजेंट्स वगैरह हैं उनका आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि नहीं, अब ये सिस्टम बंद किया जाए, इसके लिए वीज़ा वाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। अब वीज़ा वाली प्रक्रिया शुरू करने से क्या मतलब होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई नागरिक वहाँ से अगर इधर आ रहा होगा तो उसको प्रॉपर वीज़ा बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी, और जब वीज़ा बनवाना होगा तो वो बढ़िया से वेरिफिकेशन का जो होगा उसके दायरे से होकर के गुजरेगा। तो इस वजह से अच्छे तरीके से फिल्टर हो पाएंगे लोग, है ना, लोग आने से डरेंगे ऐसी गतिविधियां करने के इरादे से जो लोग घुसते हैं। वैसे भारत और म्यांमार के साथ अगर बॉर्डर बताएं तो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करते हैं दोनों देश। इनमें से अरुणाचल प्रदेश में 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर म्यांमार से, और मणिपुर जो है ये 398 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे ही मिजोरम 510 किलोमीटर का अपना लंबा बॉर्डर शेयर करता है। तो कुल मिला जुला करके सबसे ज़्यादा म्यांमार के साथ सीमा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम शेयर करता है। आप यहाँ पर भी देखोगे मैप में तो मिजोरम आपको यहाँ पर दिखेगा, ये इतना से पूरा रीजन मिजोरम, और मणिपुर इतना है, फिर नागालैंड इतना है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश इतना अपना बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। महामैराथन करंट अफेयर, इसका पहला एपिसोड आज आ जाएगा। कल देखो वीकली करंट अफेयर अपलोड की गई है, तो वीकली भी रिवीजन शुरू कर दीजिए। महामैराथन ये जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया कि 3 एपिसोड में आएगा। पहले में 200 क्वेश्चन, दूसरे में 200 क्वेश्चन और तीसरे में 100 क्वेश्चन रहेगा, प्लस जो भी बची कुछ चीजें रहेंगी वो भी हम लोग इसमें लपेटेंगे। तो टोटल महामैराथन जो होगा जबरदस्त होगा। जनवरी से 2023 से लेकर दिसंबर 2023 का संपूर्ण कंटेंट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और ये आपको मिलेगा यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज इसके पहले एपिसोड का इंतजार कीजिएगा। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र ने अभी नई रिपोर्ट जारी की है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर, और इसमें इन्होंने अनुमान घटा दिया है। अनुमान इससे पहले इन्होंने 6.7% का बताया था। कुछ दिन पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन रिवाइज भी कराया था। अब ये अनुमान घटा करके बता रहे हैं 6.2% रहेगी 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में। तो अनुमान घटाया गया है ना, 0.5% का घटाया गया है। इस कैलेंडर वर्ष के लिए इन्होंने बताया है कि 6.7 था, अब ये 6.2 ही रहेगा। जीडीपी क्या होता है, मोटा माटी आप समझ लो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसे कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। ऐसा उत्पाद जो घरेलू हो, घरेलू मतलब आप समझो कि किसी देश की सीमा के भीतर भीतर जितना भी सेवाओं का और जितने भी उत्पादों का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो एक वित्तीय वर्ष में जितना हो पाता है उसे कहते हैं हम लोग सकल घरेलू उत्पाद, या कहें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब वो प्रत्येक वर्ष किस दर से बढ़ रहा है, जीडीपी तो है ही, जीडीपी किस दर से बढ़ रहा है इसका लोग प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये जो है बढ़ने की दर का ही प्रेडिक्शन किए हुए हैं, जीडीपी का प्रेडिक्शन नहीं करते कोई, जीडीपी वृद्धि का प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है ना, दोनों अलग बात है। चलिए, फिलहाल इन्होंने ये कहा है कि भारत स्टिल दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के बारे में अगर बात करें तो 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, 24 अक्टूबर के दिन, पोलियो दिवस के दिन, और 24 अक्टूबर को यूएन डे भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। और इसके अध्यक्ष कौन है आप मुझे कमेंट करके बताओ, यूएनओ के। अगला, 4 जनवरी 2024 को बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो बिम्स्टेक के नए महासचिव दोस्तों बना दिए गए हैं इंद्रमणि पांडे जी। इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय ऐसे आईएएस के अधिकारी हैं जिन्हें इस संगठन की जिम्मेदारी मिली हुई है। आप देखो, बिम्स्टेक जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसमें 7 देश हैं, है ना। तो इन 7 देशों के संगठन का महासचिव का काम संभालेंगे अब इंद्रमणि पांडे। इनको 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। ये भूटान के तेंजिंग लेकफेल का स्थान लेंगे।
बिम्स्टेक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 6 जून 1997 को बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत इसको स्थापित किया गया था। सदस्य इसके वर्तमान में 7 हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। क्लियर जी? तो 7 देशों का ये संगठन है। आगे कुछ प्रमुख नियुक्तियां जो हुई हैं, कल हम लोगों ने हालांकि रिवीजन किया था, तो आज मैं ऊपर ऊपर वाला ही ये रिवीजन करवाऊंगा। नीचे 5 राज्यों के सीएम जो हैं, आई होप आपको याद हो गए होंगे अब तक। विकासशील को एडीबी का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। संजीव खन्ना नालसा के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, अध्यक्ष हैं। इसके अलावा करण अडानी अडानी पोर्ट के नए एमडी हैं। गीतिका मेहता निविया इंडिया की एमडी हैं और अरविंद बनगड़िया को 16वां वित्त आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं प्रमोद अग्रवाल को बीएससी का यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे हाल ही में किस राज्य की लौंजिया सौरा चित्र और डोंगरिया कोंद सॉल इनको जीआई टैग दिया गया? तो ये प्रोडक्ट हैं दोस्तों कहाँ के? ये हैं उड़ीसा के और इनको दिया गया जीआई टैग। पिछले दिनों में देखो जीआई टैग बहुत तेजी से दिए जा रहे हैं। तो जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, 2-3 दिनों से मैं लगातार बता ही रहा हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पर उड़ीसा के 2 प्रोडक्ट को जीआई टैग अभी दिया गया है, एक लौंजिया सौरा चित्र और एक डोंगरिया कोन सॉल। एक एक करके बात करते हैं। लौंजिया सौरा चित्र जो है ये एक भित्ति कला शैली है, मतलब कि भित्ति मतलब होता है दीवाल। तो दीवालों पर जो आप देखते हो ना चित्र वगैरह बनाई गई रहती है, तो वही वाला ये कला शैली है और इसमें आध्यात्मिक महत्व इसका माना जाता है, क्योंकि ये लोग जो है सौरा जनजाति वाले जो हैं ये बनाते हैं लौंजिया सौरा चित्र। ठीक है, तो सौरा जनजाति वाले जो है वो अपने तरीके से आध्यात्मिक रूप से मानते हुए इसे बनाते हैं। डोंगरिया कोंद की अगर बात करें तो ये संस्कृति और जैव विविधता को दर्शाते हुए साल को जो उत्पादन होता है उसको ये शो करता है। ओके, आगे ये कल भी मैंने बताया था आपको, कुछ महत्वपूर्ण जो जीआई टैग मिले हुए हैं जिनको, उनको रिकॉल कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा अगर आप देखोगे मैप में यहाँ पर है। उड़ीसा में लेक से शुरुआत करें अगर तो चिल्का लेक ही सबसे महत्वपूर्ण है। चिल्का लेक इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो ये सबसे बड़े खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। दूसरा जो है चिल्का लेक ये एक रेंगून टाइप की झील है, ये एक लैगून टाइप की झील है, ये भी पूछा जाता है, लैगून झील है। तीसरी बात ये कि चिल्का लेक ही ये बनी थी फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, रामसर साइट ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में ही है। कंजिया लेक भी है, सिमलीपाल अभ्यारण्य, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, चंदका हाथी विहार और भीतरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर मौजूद है। भुवनेश्वर राजधानी है। सीएम नवीन पटनायक जी हैं, ये वर्तमान समय में दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। तीसरे पर रघुवर दास जी इनके गवर्नर। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? तो राष्ट्रीय प्रतीक घोषित हो गया भाई हिम तेंदुआ। ये कहाँ पर घोषित हुआ है? ये किर्गिस्तान में घोषित हुआ है। हिम तेंदुआ जो हिमालय पर रहने वाले जो तेंदुआ होते हैं, व्हाइट कलर में वो होते हैं अक्सर, तो ऐसे तेंदुआ को हिम तेंदुआ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भाई इनको शिकार कहाँ से मिले? शिकार तो जो लोग आएंगे पर्यटक वहीं मिलेंगे, है ना, चाहे वो उनके उपयोग किए हुए सामानों को देखें, चाहे वो व्यक्तियों को ही खा जाए। तो इनका कलर भी जब व्हाइट व्हाइट कलर रहता है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में। हिम तेंदुआ देखो यहाँ पर ये इमेज में दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से होता है, व्हाइट व्हाइट कलर में दिखता है। तो ये किर्गिस्तान वगैरह इलाके में काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसलिए इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किर्गिस्तान ने घोषित किया हुआ है। वहाँ की सांस्कृतिक महत्व को भी ये दर्शाता है। किर्गिज लोक नायक मानस की कहानी में भी इसे दिखाया गया है, तो इसीलिए इसको जो है वहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाने वाला हिम तेंदुआ जो है ये ग्लोबल क्षेत्र में लगभग 1/3 हिस्से में निवास करते हैं। ठीक है ना, पूरे विश्व में लगभग 1/3 हिस्से में ये पाए जाते हैं हिम तेंदुए। अगला, देश का पहला बीच गेम 2024 ये 4 जनवरी 2024 से कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ दोस्तों दीव में। दीव आपने नाम सुना होगा, नहीं सुने हो तो सुन लो। दादरा और नगर हवेली और दमन दीव जो है ना उसी में पड़ता है दीव, है ना। तो दीव में पहला बीच गेम आयोजित किया जा रहा है। बीच गेम मतलब जो बीच पर खेले जाते हैं, समुद्र के किनारों पर जो खेले जाते हैं ना गेम, उनका ये एक सम्मेलन शुरू हो रहा है। यहाँ पर सरकार टारगेट कर रही है कि टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल जाए, साथ ही साथ इसी बहाने खेल को भी बढ़ावा मिल जाए।
है ना, जो लोग बीच पर आएंगे उनके बीच खेल भी हो जाएगा। तो ये इसके तहत अभी 8 खेल जो है लगभग में वो शामिल कर रही है, जिनमें वॉलीबॉल, बीच बॉक्सिंग या बीच वॉलीबॉल है, ठीक है ना, सिंपल वाला वॉलीबॉल नहीं, बीच वॉलीबॉल, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, बीच कबड्डी, टग ऑफ वार, सी स्विमिंग, मलखम्ब, ये सभी गेम्स इसमें आयोजित कराए जाएंगे। तो 4 जनवरी से 11 जनवरी तक चलेगा। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इसे शुरू किया है। तो खेलो इंडिया वाले ही कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, ठीक है जी। हीरो मोटोकॉर्प आज के टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता कंपनी है और जल संरक्षण में भी ये काफी काम कर ही रही है। गुरुग्राम में जो इसकी यूनिट है उसी ने ये अवार्ड जीता हुआ है विद इन द फेंस की श्रेणी में। हीरो मोटोकॉर्प की स्थापना 1984 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और सीएमडी है इसके पवन मुंजाल। आगे, हाल ही में कहाँ के चिड़ियाघर में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का निधन हो गया। तो दोस्तों बबलू नाम का एक भालू था और ये भालू जो है ये स्लॉथ भालू था। ये भारत का सबसे उम्रदराज भालू हो करके बन करके ये डेथ हुआ है इसका, ठीक है ना, मृत्यु को प्राप्त हुआ है ये। एक्चुअल में ये मध्य प्रदेश के भोपाल में जो वन विहार नेशनल पार्क है ना, उसमें ये है ना, तो वहां पर ये था और इसका अब डेथ हो गया है। इसको 2006 में एक मदारी से छुड़वाया गया था। 2006 में राजस्थान में एक मदारी हुआ करता था, वो इससे उठपटांग हरकतें कराता था, मतलब नचाता वगैरह वगैरह था। तो वहां से इसको छुड़ाया गया 2006 में और ये जो है तब 19 साल का था और अब इसकी डेथ हुई है, ठीक है। गुलाबो नाम का एक और भालू है, डेथ के बाद इसके अब वो सत्ता संभाल लिया है, मतलब भारत में कैप्टिव में रखे जाने वाला सबसे बड़ा उम्रदराज भालू अब वो बन गया है। कौन? पहले गुलाबो था, अब देखो उसका नाम क्या रखा जाता है। क्लियर है जी। चलिए, ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अपनी पुस्तक आई हुई है, पुस्तक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा इस बुक की रेटिंग बहुत जबरदस्त चल रही है, तो जाइए फटाफट से देख लीजिए रेटिंग रिव्यू वगैरह की क्या कुछ कैसे चल रहा है। फिलहाल लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या पूछा गया था, तो 33+1 है। गोवा की राज्य की भाषा पूछी गई थी, तो वो कोंकणी है। आज आपको क्या बताना है? चर्चित कार्यक्रम पृथ्वी विज्ञान का संचालन कब तक किया जाएगा, कब से कब तक? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, एडीबी का मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर है? दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, पहला क्वेश्चन तो ज्यादा टफ है थोड़ा सा, लेकिन आप लोग कर ले जाओगे। आई होप कल की वीडियो देखे होगे ध्यान से। और दूसरा क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी, आप कर ही सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे दोस्तों अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।